क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स दे रखी है और बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं अब। और इसमें मैट्रिक्स है ए बी, फिर है माइनस बी ए, यही है ना, बिल्कुल ठीक। प्लस यहां पर है ए बी और है बी ए। तो देखो दो मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। जब दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस करेंगे। भाई प्लस के साइन पर माइनस तो करेंगे नहीं, प्लस ही करेंगे। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। ए में ए जोड़ा, ए और ए कितने ए हो गए, 2a। बी में प्लस किया बी, बी और बी कितने बी हो गए, 2b। क्लियर। और देखते माइनस बी में प्लस बी करा, इसको मैं रफ में दिखाना पसंद करूंगा। माइनस बी में प्लस बी करा, क्या कट सकता है, बिल्कुल। भाई ये माइनस का वो प्लस का कट सकता है तो काट दो, क्या आएगा 0। ए में प्लस करा ए और ए कितने हो गए, 2a। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अच्छी खासी मैट्रिक्स दे रखी है तो मैं थोड़ा नीचे से लिखूंगा ताकि पूरी आ जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर देखते हैं वही 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, मैट्रिक्स क्लोज। ठीक है। तो देखो फिर से इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स के बीच कौन सा साइन लग रहा है, प्लस का। और जब प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। चलो करते हैं फिर प्लस। बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए बस। इसका प्लस इसके साथ, इसका प्लस उसके साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और किसके साथ, 2ab के साथ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc उसके साथ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ध्यान रखना वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन आएगा, 2ac। इसका प्लस उसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे लेवल का फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिसे तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। अब जरा गौर करो, ये चारों के चारों फॉर्मूले बन रहे हैं। बोर्ड पे देखो, ये तो सीधे ही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों ना मैं इसकी जगह ये लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और प्रॉब्लम वाली क्या बात है, लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला है। अब जरा इस पर गौर करो, बोर्ड पे देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया। बस फर्क कितना है, यहाँ पर b प्लस सी का बना है। भाई बात तो वही है, यहाँ पर ए बी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर बी सी के अकॉर्डिंग है, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जरा नीचे गौर करो, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, गौर करना यहाँ पर फॉर्मूला जरूर बना है
लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बना है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, तो बना दो फिर a माइनस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा मैट्रिक्स को बड़ा कर लेते हैं। अब इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी फॉर्मूला बना है बट माइनस का। बना दो फिर, सोचना कैसा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया। यानी कि ऊपर वाले दो कंपोनेंट प्लस के फॉर्मूला बनाए और नीचे वाले दो कंपोनेंट ने माइनस के फॉर्मूले बनाए। थर्ड देखते हैं इसी बात पर। तो देखो थर्ड दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन वो बहुत इजी है। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो देखो जब भी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस टेस्ट में करो, पेपर में करो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि मैट्रिक्स सही कॉपी करो, क्योंकि अगर उतारने में ही एक एलिमेंट भी गलत हो गया तो पूरी मैट्रिक्स काट दी जाती है, फिर मतलब पूरा आंसर गलत हो जाता है। बेशक तुमने कुछ कंपोनेंट सही उतारे हो और कुछ कंपोनेंट सही भी आ रहे हो आंसर में, लेकिन वो पूरी मैट्रिक्स एक की वजह से काट दी जाएगी। अब इधर देखते हैं जरा। तो इस चीज का ध्यान रखिए करो कि एक भी एलिमेंट तुम्हें गलती से भी गलत नहीं उतारना है। तो देखो वही काम करेंगे, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, वो भी 3/3 की मैट्रिक्स है, एडिशन करना है, कर देते हैं। बोर्ड पे देखो -1 + 12 11 लिख दो ना, मैं चलो रफ में दिखा देता हूं। -1 + 12, भाई 12 में से 1 जाएंगे, 11 ही तो बचेंगे, लिख देते हैं 11। 4 + 7 11 -6 + 6, गौर करो देखो इस बात पर, कितना बढ़िया रिजल्ट इसने हमें दिया है। -6 + 6 कट जाएगा और ये चीज तो तुम्हें पता होगी 0। 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 it's 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 that is 9। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। तो बहुत ही मजाक वाली बात हो रही है, क्योंकि इतना आसान काम है तो मजाक की तरह ही है भाई, कोई बहुत बड़ी मेहनत थोड़ी ना करनी है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। लास्ट पार्ट देखते हैं। मैंने बताया था 12th क्लास के अंदर तुम एक चीज को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, वो कौन सी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी तो 40-50 से भी ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है। परसेंटेज में 12th क्लास में मैथ्स में मार्क्स 40-50 से ऊपर नहीं आने वाले। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर काम करेंगे तो भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है लगभग सभी चैप्टर में घुस रही है, ठीक है, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चैप्टर ऐसे जहां पर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं मिलेगी, वरना ऑलमोस्ट लगभग सभी चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ है रोल। तो जैसे कि तुम्हें 4th पार्ट दिख रहा है, तो देखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस, अब इधर देखते हैं भाई, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर
एक्स। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, दैट इज एडिशन। और एडिशन करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब मैंने एडिशन सिखा भी दिया है तो मैं अच्छे से, तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इधर देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। भाई इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, क्या बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है या बहुत हैवी कैलकुलेशन है, बहुत हैवी फॉर्मूला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तरीका है बस करने का, साइन स्क्वायर में भी प्लस कर दो, कोस स्क्वायर लिख दो, फिर सोचना कैसा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स में भी प्लस कर दो साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एडिशन बताओ, 10th क्लास से तुम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्या इन चारों की वैल्यू 1 नहीं होती? कंडीशन क्या होती है कि ये एंगल कैसा होना चाहिए, सेम, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। तो मुझे बताओ, क्या चारों में एंगल सेम नहीं है? बिल्कुल। क्या बीच में प्लस नहीं है? बिल्कुल। जब सब कुछ है लिख दो इन सब की वैल्यू 1 1 1। भाई बताने की तो जरूरत नहीं है ना अलग से कि ये कौन सा फॉर्मूला बना है, ये होते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूले। और इसके जैसे दो और होते हैं, तुम्हें याद हो तो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, 1, जिसमें से हमने एक का इस्तेमाल करा है अभी। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिशन करा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो करते हैं स्टार्ट। प्रोडक्ट करने में कौन सी बड़ी बात है, अब तो हमें आता है प्रोडक्ट करना। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, जो नीचे प्रोडक्ट दिखाए गए हमें उन्हें कंप्यूट करना है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, तो करते हैं कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूट। ए बी माइनस बी ए, बाहर क्या है, ए माइनस बी बी ए। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था हर किसी का प्रोडक्ट नहीं होता है, केवल उन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है जिसमें एक के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होते हैं। एक के कॉलम दूसरे की रो के क्या होते हैं, बराबर। लेकिन ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो चेक मत करे करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिया करो। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा प्रोडक्ट बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा बनता है प्रोडक्ट, तो तुम्हें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बना दो, 7। मैंने एक इंपॉर्टेंट रूल बताया था, प्रोडक्ट करने के लिए तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना होता है, 7 का, तो 7 बनाना बहुत जरूरी है। तो बोर्ड पे देखो जरा 7 कैसे बनाएंगे, इसका 7 इसके साथ, भाई ऐसी तो होता है 7, बस मैंने इस चीज को हटा दिया है। ठीक है, कोने को हटा देकर अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड पे देखो, इस डंडी की मल्टीप्लाई इस डंडी से देनी है। इस डंडी में कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं, 2। इस डंडी में भी कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं, 2। एक की एक से करते चलो। बोर्ड पे देखो बस जरा 2 मिनट के लिए, पहले कंपोनेंट की पहले से, ए की ए से करी ए स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं है भाई, ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर ही तो आएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डंडी की मल्टीप्लाई इस डंडी से करनी है। इस डंडी में भी 2 कंपोनेंट है, इस डंडी में भी 2 कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट की पहले से, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे से। क्लियर? देखो पहले कंपोनेंट की पहले कंपोनेंट से करी, ए की ए से करी ए स्क्वायर, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे से करी, बी की बी से करी बी स्क्वायर। क्या अभी भी और मल्टीप्लाई करूं? नहीं, डंडी को छोड़ दो, लेकिन इस वाली डंडी को, इस डंडी को तब हटाते हैं जब यहां पर सारी रो क्या हो जाती हैं, खत्म।
लेकिन अभी तो एक रो और बाकी है, अब वही डंडी इस पर चलेगी। क्लियर हो रहा है ना? फिर से वही काम बोर्ड पे देखो, इस डंडी की मल्टीप्लाई इससे, तो देखो इस डंडी में भी दो कंपोनेंट है, इस डंडी में भी दो कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से। हमेशा ये कंपोनेंट बराबर ही होते हैं। यहाँ पर 5 कंपोनेंट होंगे तो यहाँ पर भी 5 कंपोनेंट होंगे, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, इसी तरह से पांचवे की पांचवे से। फिलहाल 2 है तो बोर्ड पे देखो माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से, तो क्या मैं माइनस बी ए लिख सकता हूं? पूछना क्या है, लिख दो। प्लस ए की बी से, तो क्या मैं ए भी लिख सकता हूं? लिख दो। वो बात अलग है, देखो तुम्हें दिख गया होगा माइनस का बी ए प्लस का बी ए कट सकता है ना, अभी नहीं बाद में काटेंगे। क्या अब मैं इस डंडी को हटा दूं? बिल्कुल ठीक है। क्या अभी भी कोई रो बची भी है? भाई यही तो होती है रो, ये होती है रो। क्या अभी भी इसके नीचे कोई रो बची भी है? नहीं, अब तो कोई रो नहीं बची। अब इस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। मतलब एक कॉलम को हम तब छोड़ते हैं जब सारी रो क्या हो जाती है, खत्म, वरना तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगला 7 बनाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, लेकिन कौन से कॉलम के साथ? अगले कॉलम के साथ। ये आ गया। फिर से वही देखो, इस डंडी की मल्टीप्लाई उस डंडी से करनी है। इसमें भी 2 कंपोनेंट है, उसमें भी 2 कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से। तो देखो ए की माइनस बी से क्या बनेगा? माइनस ए बी, है ना? भाई माइनस का ही तो आएगा, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का ए बी ही आएगा। अब बी की ए से, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे से, तो बी की ए से करी बी ए। तुम्हें दिखाई दे गया होगा कि ये भी कटने लायक है। अब आगे देखते हैं। मुझे बताओ क्या इस डंडी को हटा दूं? बिल्कुल। क्या नीचे वाली रो पर आऊंगा? बिल्कुल। अगली रो पर काम करेंगे और यही काम करना है। फिर से देखो, इस डंडी में भी 2 कंपोनेंट है, इस डंडी में भी 2 कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट की पहले से, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे से, तीसरे कंपोनेंट की तीसरे से। तो देखो माइनस बी की माइनस बी से करेंगे। मैंने बताया था जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस। तो बी की बी से करने पर क्या आएगा? बी स्क्वायर, और प्लस का वो भी, है ना? तो प्लस का लगाओ मत, प्लस का थोड़ी ना लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए की ए से करेंगे, ए की ए से करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। क्लियर? क्या अभी इसमें कुछ करना बाकी है? बिल्कुल। एक लास्ट स्टेप कर देते हैं। तुम्हें मालूम है ना ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अगले स्टेप में इनको 0 लिख दो बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, इसकी जगह आ गया 0, इसकी जगह भी क्या आ गया? 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। मतलब कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट प्रॉपरली तैयार हो चुका है, जिसमें किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक जितना मर्जी मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरपूर मात्रा में पूछो। सेकंड देखते हैं। तो देखो सेकंड दिखने में कितना अजीब लग रहा है ना? लेकिन इसको करते हैं अब। तो देखो 1 2 3 नंबर 2 है ये, क्योंकि सेकंड पार्ट है, और ये है 2 3 4। कुछ बच्चों को लगता है कि यार बड़ा अजीब है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो बोर्ड पे मैंने बताया था हमेशा पहले चेक करो कि मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। पता चले मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है और तुम तब भी करने में लग रहे हो। ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना तो तुम कर भी नहीं पाओगे, बीच में अटक जाएगा क्वेश्चन। यही तो खास बात है, नहीं तो तुम करके देख लेना। ऐसी 2 मैट्रिक्स उठाओ जिसमें मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, फिर भी मल्टीप्लाई करके देखो तो वो नहीं हो सकता, अटक जाओगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में। खैर पहले और चेक करने का क्या तरीका है फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर पता करो। मुझे बताओ इसके अंदर कितनी रो हैं? बोर्ड पे देखो, पहली रो, दूसरी रो,
तीसरी रो, भाई ऐसी तो देखते हैं रो, 1 2 3, ठीक है 3 रो, बोर्ड पे देखो 3 रो। अब मुझे लिखना है कॉलम, कॉलम चेक करते हैं, देखो बोर्ड पे पहला कॉलम, क्या दूसरा कॉलम है, क्या तीसरा कॉलम है, क्या चौथा कॉलम है, नहीं, भाई एक ही एरो लगा पाया मैं तो, एक एरो के अलावा मैं कोई और एरो लगा ही नहीं पाया, तो कॉलम कितने हुए, एक कॉलम। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ऑर्डर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तब तो खैर है ही बड़ी बात। कोई नहीं, मैं मार्कर खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बोर्ड पे, ये होती है पहली रो, भाई पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हो गई ना, लिख दी 3 रो, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो ही लिखते हैं। अब कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब वर्टिकल, है ना। चलो कोई नहीं, मैंने पहले ऊपर से नीचे लिया था, नीचे से ऊपर ले लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो पहला कॉलम, बस रुक गई कहानी। क्या इधर बढ़ूं कॉलम के लिए, नहीं, कुछ है ही नहीं, कहां बढ़ोगे, ठीक है। तो सिर्फ कितने कॉलम हुए, एक कॉलम है, ऑर्डर तो पता चल गया। अब उसका ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले रो देखते हैं, पहली रो, अरे क्या नीचे कोई रो है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऊपर कोई रो है, बिल्कुल भी नहीं है। भाई ऐसी वाली बातें क्या बहुत सारी हैं, एक ही तो है ना। देखो ऐसी लाइन कितनी है, एक ही तो है, लिख दो, रो तो आ गई एक। अब कॉलम चेक करते हैं, बोर्ड पे देखो, अब कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, भाई यहां पर तो 3 कॉलम हो गए, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें देखकर पता चल रहा होगा, ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के बिल्कुल अपोजिट में नहीं है। देखो ये ऐसे है तो वो ऐसे है, भाई सीधी बात है, अगर इसका ऑर्डर 3 into 1 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3। नहीं भी पता चल पा रहा है तो निकाल लो। क्लियर, तो सीधे देख ले करो, अगर मैट्रिक्स ही उल्टी है तो एक का ऑर्डर निकाल लो, दूसरे का अपने आप ही उल्टा रख दो, और नहीं देख पा रहे हो तो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। खैर हमने ऑर्डर तो पता कर लिया, और तुम्हें मालूम है मैंने ऑर्डर क्यों पता करा है, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। तो मैं ये बेमतलब की चीजों को हटा देता हूं, वरना मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, मैंने बताया था पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, यही तो होता है ना कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स के किसके बराबर होना चाहिए, रो के। पहला वाला ही तो होता है रो, तो देखो ये बराबर है या नहीं, यहां पर कॉलम भी एक है, वहां पर रो भी एक है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो हो सकती है, चलो अब करते हैं। अब ये ऑर्डर हटा देते हैं, अब इस ऑर्डर का बिल्कुल भी काम नहीं है, अब इस ऑर्डर का कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई फिर से एक ही चीज पर फोकस रखना, 7 7 बनाना है तुम्हें। और 7 कैसा होता है, देखो बोर्ड पे ऐसा होता है, ये बीच का कोना हटा दो। क्लियर, देखो बोर्ड पे, देखो इसका 7, देखो इसका 7 इसके साथ, ठीक है, मैंने ये बीच का कोना हटा दिया। क्लियर, देखो इस डंडी के अंदर इस डंडी की मल्टीप्लाई इस डंडी से देनी है, इस डंडी की मल्टीप्लाई हमें इस डंडी से देनी है। इस डंडी में कितने कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट। इस डंडी में भी कितने कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट। मैंने बताया था ना, जितने कंपोनेंट एक डंडी में होते हैं उतने ही कंपोनेंट दूसरी डंडी में होंगे हमेशा। एक कंपोनेंट है तो एक ही होगा दोनों में, 10 कंपोनेंट है तो दोनों डंडियों में 10 ही होंगे, ताकि एक की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, और 10वें की मल्टीप्लाई 10वें से। चेक करो, अब देखो इस डंडी में एक, उस डंडी में भी एक, एक की 1 से कर दो। देखो 1 की 2 से करी, कितना आता है बताओ, 2। क्या अभी भी और लिखूंगा, नहीं, इस डंडी को हटा दो। क्लियर, अब मैं यही काम नीचे वाली रो पर करूंगा। बताओ ये काम कब तक करूंगा, जब तक हमारी रो खत्म ना हो जाए। क्या रो खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी 2 रो बाकी हैं, है ना। अब यही काम दूसरी रो पर, फिर से देखो, इस डंडी में भी एक कंपोनेंट, उस डंडी में भी एक कंपोनेंट,
एक कंपोनेंट की एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई दे दो, 2 की 2 से करोगे कितना आएगा 4। क्लियर? ठीक है। क्या अब मैं इस डंडी को हटा दूं? बिल्कुल हटा दो, काम पूरा हो गया। क्या मैं इस डंडी को भी अभी हटा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, ये डंडी तब हटाई जाती है जब यहां से सारी रो खत्म हो जाती है, अभी भी एक रो बाकी है। अब यही काम तुम्हें इस डंडी पर करना है, कर दो फिर। देखो 3 की 2 से करेंगे कितना आएगा 6। क्या अब मैं इस डंडी को हटा दूं? इस डंडी को तो हटा दो। क्या इसको हटा दूं? बिल्कुल इसको भी हटा दो अब, क्योंकि क्या अब कोई रो बची है? बिल्कुल भी नहीं, अब कोई रो नहीं बची है। तो इस डंडी को हमने छोड़ दिया है और इस कॉलम को अब तुम भूल जाओ। ठीक है, ऐसे ना गायब मत करे करो अपनी आंसर शीट में। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए गायब कर देता हूं कि इस कॉलम को भूल जाओ, कि बंदा भूल ही गया बिल्कुल। तो ऐसा मत करना लेकिन पेपर में। अब मैं यही काम किस पर करूंगा? अगले कॉलम पर, और फिर से वही प्रोसेस है। बोर्ड पे देखो, मैं रफली करता चलू ना। देखो 1 की 3 से 3, 2 की 3 से 6, 3 की 3 से 9। फिर से देखो अगले कॉलम पे काम करना है। 1 की 4 से 4, 4 की 2 से 8, 3 की 4 से 12। तो देखो थर्ड पार्ट देखते हैं फिलहाल। तो देखो थर्ड पार्ट, 1 - 2, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, यही है ना? ठीक है, चेक करते हैं कि पहले ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। और तुम्हें मालूम है क्या पता होना चाहिए तुम्हें? ऑर्डर। अब देखो मैं सिखा नहीं रहा ऑर्डर, अब तुम्हें देखना आना चाहिए। कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 2। 2 बाय 2 का है तो उधर देखते हैं। कितनी रो है? देखो 1 2। कितने कॉलम है? 1 2 3। ठीक है, मुझे बताओ क्या इसका कॉलम उसकी रो के बराबर है? बिल्कुल भाई, देखो यहां पर 2, वहां पर 2, इसका कॉलम उसकी रो के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। ये मत सोचना इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है प्रोडक्ट निकालो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तुम्हारा काम है चेक करना, तो पहले चेक करे करो हमेशा। तो शुरू करते हैं। देखो अब ये ऑर्डर हटा देते हैं, अब इस ऑर्डर का कोई काम नहीं है। 7 बनाएंगे बोर्ड पे। देखो ये बना दिया मैंने 7। क्लियर? 7 बन गया। इस चीज को अब हटा देते हैं, बीच का कोना। 2 डंडी दिख रही है ना, इस डंडी की मल्टीप्लाई उस डंडी से करनी है। इस डंडी के अंदर भी 2 कंपोनेंट है, उस डंडी के अंदर भी 2 कंपोनेंट है। हमेशा क्या होते हैं ये कंपोनेंट? बराबर। हमेशा तुम्हें ये कंपोनेंट बराबर मिलेंगे। अब तक तो ये बात रट गई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई पहले कंपोनेंट से, दूसरे कंपोनेंट की मल्टीप्लाई दूसरे कंपोनेंट से। देखो 1 की 1 से करी 1 प्लस, 2 की 2 से करी, ध्यान दो मैंने लिखा है प्लस, लेकिन यहां पर तो माइनस आएगा ना। अब देखो माइनस है तो एक काम कर दो, माइनस कर लो पहले। 2 की 2 से करी 4, बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, बाद में सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? फिलहाल इसको छोड़ दो। पहली रो का काम खत्म। अब यही काम मुझे किस पर करना है? किस पर करना है? दूसरी रो पर, क्योंकि अभी भी और रो बची हुई है। तो देखो अगली डंडी नीचे वाले पे। ठीक है, इस कॉलम को हम तब छोड़ेंगे जब यहां पर सारी रो क्या हो जाएंगी? खत्म। जब यहां पर सारी रो पूरी तरह से क्या हो चुकेंगी? खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस रो के अंदर भी 2 कंपोनेंट है और इस कॉलम के अंदर भी 2 कंपोनेंट है। इस डंडी के अंदर भी 2, इस डंडी के अंदर भी 2। एक की एक से कर दो। देखो 2 की 1 से करी 2, 3 की 2 से करी 6। ठीक है, अब मैं करता चलू ना रफली। देखो मैं एक एक करके हर एक कॉलम पे काम करता चलता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो 1 की 2 से करी 2, -2 की 3 से करी -6। अब यही काम अगले रो पर, इस पर 2 की 2 से करी 4, 3 की 3 से करी 9। क्लियर? इस कॉलम को भी हटा दो।
अब देखो एक और, 1 की 3 से करी 3, -2 की 1 से करी -2, 2 की 3 से करी 6, 3 की 1 से करी 3। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दो। 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गए 1, 2 + 6 दैट इज 8, 4 और 9 दैट इज 13, 6 + 3 दैट इज 9। क्लियर। अब जरा ध्यान रखना इस बात का, प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं लगभग 80-90%। वैसे तो मैंने पूरा ही सिखा दिया है, लेकिन 80-90% में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ कमी है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया करोगे। ठीक है, तो देखो ये जो मैं स्टेप लिखकर दिखाता हूं ना, ये वाला स्टेप ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट करे करो तो मैं प्रोडक्ट करने पर सीधा ये वाला स्टेप लिखना है। 12th क्लास की बात हो रही है तो ऐसे बच्चों वाले तरीके से नहीं करना। ये तो मैं सिखा रहा था इसलिए अब तक मैंने करवाए थे। बढ़िया मार्क्स तो नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा समय कम हो जाता है। फिर अगर एक स्टेप ये लिखते हो फिर ये लिखते हो तो समय कम पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन प्रोडक्ट पर बेस्ड होता है, एक XYZ की फॉर्म में। वो तुम्हें चैप्टर 4 में मिलेगा, वहां पर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो बढ़िया रहेगा कि इस स्टेप की बजाय डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना पसंद करो। इसको रफ में करके देख ले करो, जैसे 1 - 4 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो देखो ऐसे करके देख लो रफ में, 1 - 4 सीधा यहाँ पे सॉल्व करके लिखो -3। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मैं अगला करके दिखाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो काफी बड़ी मैट्रिक्स है तो मैं बुक ये ले लेता हूं हाथ में। 4th वन, बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में चेक मत करे करो कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चेक करने की। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो देखते के साथ ही क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मैं फिर से तुम्हें क्या इंडिकेट करूंगा, 7। बोर्ड पे देखो, इसका 7 इसके साथ। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो मैं तुम्हें कह रहा था कि उस स्टेप को मत लिखिए करो। देखो 3 कंपोनेंट इसके अंदर है और 3 कंपोनेंट इसके अंदर है। देखो बोर्ड पे, पहले कंपोनेंट की पहले के साथ, दूसरे कंपोनेंट की दूसरे के साथ, तीसरे कंपोनेंट की तीसरे के साथ। क्लियर। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 2 की 1 से करी रफ में 2, प्लस 3 की 0 से करी +0, 4 की 3 से करी +12, तो तुम्हें ये लिखना होता है 14। ये चीज मैं कह रहा हूं, और ये चीज भी बिल्कुल वही है जैसे हम कर रहे थे, बस फर्क इतना यहाँ पे सजा करना लिखकर यहाँ पे रफ में लिख लो, बिल्कुल रफली। रफली का मतलब ये नहीं कि गलत सलत लिख दो, पता चले रफ के चक्कर में मामले गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना, ऐसे करो, रफ में लिख लो उसे। शीट में जगह होती है ना, लाइन खींचो उधर रफ काम के लिए और वहां पर उसको लिखो। ठीक है, बढ़िया रहता है कि ये स्टेप डायरेक्ट लिखो और नंबर नहीं करते हैं अगर इससे पहले वाले स्टेप लिख दोगे। मैं बस इसलिए कह रहा हूं टाइम बच जाता है ना, और ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। देखा जाए तो मुश्किल से उस स्टेप को लिखने से तुम्हारा 10 या 12 सेकंड का फर्क पड़ता है एक क्वेश्चन के अंदर, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि वैसे ही करो कि रफ में लिखो। चलो मैं आगे की कंपोनेंट इसमें लिख देता हूं। देखो 3 की 1 से करी 3, 4 की 0 से करी +0, 5 की 3 से करी +15। क्लियर। अब यही काम अगली डंडी के लिए, 4 की 1 से करी 4, अब तो मल्टीप्लाई आ रहा है ना, 5 की 0 से करी 0, 6 की 3 से करी 18। क्या सारी रो खत्म हो गई? बिल्कुल। अब इस कॉलम को छोड़ दो बेचारे को। इस कॉलम को हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक यहाँ पर रो खत्म नहीं हो जाती हैं। ठीक है, रो खत्म, कॉलम को छोड़ दो, अब वो आजाद हो गया। अब यही काम अगले कॉलम पे कर लो। इसको हम तब छोड़ेंगे जब तीनों रो के साथ इसको मिलवा देंगे। अब देखो 2 की -3 से, ध्यान रखना, 2 की -3 से -6, प्लस 3 की 2 से 6, 4 की 0 से +0। देखो यही काम अगली रो पर करना है। 3 की -3 से -9, 4 की 2 से 8, 5 की 0 से 0, 4 की -3 से 12,
5 की 2 से 10, 6 की 0 से 0। अब लास्ट बचा हुआ है, क्या मैं इस कॉलम को हटा दूं? बिल्कुल, क्योंकि सारी रो खत्म। अब फिर से वही प्रोसेस, 2 की 5 से 10, 3 की 4 से 12, 4 की 5 से दैट इज 20, 3 की 5 से 15, 4 की 4 से 16, 5 की 5 से 25, लास्ट 4 की 5 से 20, 5 की 4 से 20 और 6 की 5 से 30। तो ये प्लस माइनस वगैरह कर लेना और आंसर मैच कर लेना, है ना। एडिशन ही तो करना है, तो वीडियो पोस्ट करके सॉल्व कर लेना, इसको पीछे से आंसर मैच कर लेना। अगला देखते हैं, 5th पार्ट। 2 1 3 2 -1 और 1। क्लियर? 1 0 1 क्लियर क्या होता है? अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है, -1 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ऑर्डर अलग अलग है ना, तो चेक करना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कैसे ऑर्डर निकलता है। देखो 1 2 3 रो है 3, 1 2 कॉलम है 2, 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसका देखते हैं, 1 2 रो है 2, 1 2 3 कॉलम है 3। देखो क्या इसके कॉलम उसकी रो के बराबर है या नहीं? बिल्कुल भाई बराबर है ना, बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन इसका, और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अभी इसका ऑर्डर लिखा रहने देना, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक छोटी सी चीज और है जो मुझे बतानी है, वो एंड में पता चलेगी। मैंने जान के स्टार्टिंग में नहीं बताई, क्योंकि जब 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद ही वो चीज समझ में आएगी। चलो पहले मल्टीप्लाई देते हैं। देखो बोर्ड पे, इसका साथ इसके साथ, अब तो डंडी भी समझ में आ रही होंगी तुम्हें। पहली डंडी की मल्टीप्लाई दूसरी डंडी से, इस डंडी के अंदर भी 2 कंपोनेंट है, उस डंडी के अंदर भी 2 कंपोनेंट है, कर दो। देखो 2 की 1 से 2, 1 की 1 से -1, 3 की 1 से 3, 2 की -1 से -2, -1 की 1 से -1, 1 की -1 से -1। ठीक है, क्या मैं इस कॉलम को छोड़ दूं अब? बिल्कुल भाई, कब तक पकड़े रहोगे? अब तो रो भी खत्म हो गई। अब वही काम अगले कॉलम पर। देखो बोर्ड पे, 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2, 3 की 0 से 0, 2 की 2 से 4, -1 की 0 से 0, 1 की 2 से 2। क्या इस कॉलम को छोड़ दूं? बिल्कुल, सारी रो खत्म हो गई। देखो नीचे वाली रो से भी कर दिया। अब लास्ट कॉलम, 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1, 3 की 1 से 3, 2 की 1 से 1, सॉरी 2, -1 की 1 से -1, 1 की 1 से 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देते हैं। मैं जान के सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वरना ये तो तुम खुद भी कर लोगे। मुझे एक चीज और बतानी है बस, प्रोडक्ट के अंदर एक लास्ट चीज रह गई है, वो मुझे बताना बहुत जरूरी है। खैर, 2 में से 1 गया 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 दैट इज 5, -1 और -1 दैट इज -2, 0 + 2 2, और -1 + 1 क्या होता है कटने के बाद? 0। क्लियर? देखो तुमने ये चीज तो देख ली कि प्रोडक्ट कौन सी मैट्रिक्स का होता है। प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स का होता है जब एक का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होता है, और एक का भी कौन से का? पहले वाली का। पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट करने से पहले ही जो मैट्रिक्स बनने वाली है ना, प्रोडक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर हमें पहले ही पता चल जाता है। अब देखो कैसे पता है, जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर होता क्या है? उसका ऑर्डर पता है क्या होता है?
वो इसकी रो ले लेता है, उसका कॉलम ले लेता है, मतलब बनने वाली मैट्रिक्स क्या होती है 3/3। तुम चेक कर सकते हो, ये है ना प्रोडक्ट, तुम चेक कर सकते हो क्या इसका ऑर्डर 3/3 है, बिल्कुल। तो एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है ये, वो पूछेंगे बताओ प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो तुम्हें क्या देखना होता है, इसकी रो ले लो, इसका कॉलम ले लो, मतलब इसका किनारे का ले लो, उसका किनारे का ले लो, और दोनों से क्या बना दो ऑर्डर। गारंटी है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर वही बनेगा। अब जो मैंने स्टार्टिंग के 4 पार्ट अभी कराए ना, वहां पर तुम चेक कर सकते हो, शुरू की 2 के ऑर्डर लिख कर देखो, और जो प्रोडक्ट बनी हुई है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर चेक करो, गारंटी है वही आ रहा होगा। ठीक है, हमेशा आता है। तो इस बात का तुम्हें और ध्यान रखना है। अगर एक नंबर में पूछा जाए, मान लो तुमसे, मैं देखो कैसे क्वेश्चन आता है। उन्होंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दी है 2/3 और बी मैट्रिक्स दे दी 3/5। हालांकि इतनी हैवी मैट्रिक्स देते नहीं है 12th क्लास में, 3/5 बताओ 5 कॉलम। ठीक है, खैर उसको छोड़ो। ये 2 मैट्रिक्स दी थी, मैट्रिक्स नहीं बताई हमें, हमें मैट्रिक्स नहीं दे रखी, बस ये दे रखा है। पहले तो वो पूछ रहा है क्या इनका प्रोडक्ट हो, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा क्या इनका प्रोडक्ट हो सकता है, तो तुम्हें मालूम है मैट्रिक्स तो अब हमारे पास है नहीं। ये मैं कह रहा था, मैट्रिक्स नहीं होती ना, ऑर्डर दे देते हैं और ऑर्डर को देखकर बताना है कि प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं। तो देखो कैसे नहीं हो सकता, क्या इसका कॉलम उसकी रो के बराबर है, बिल्कुल, प्रोडक्ट तो हो सकता है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या पूछते हैं, अगर प्रोडक्ट हो सकता है तो प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो मैट्रिक्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर अभी भी बता सकता हूं। देखो मैंने बताया था ना, इसकी ये वाली टर्म ले लो, उसकी ये वाली टर्म ले लो, बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, गारंटी है कि ऑर्डर होगा 2/5। रो इसकी ले लेता है, कॉलम उसका ले लेता है। क्लियर, बनने वाली मैट्रिक्स ये होगी, नहीं तो तुम खुद करके देख लो। एक मैट्रिक्स लो 2/3, एक मैट्रिक्स लो 3/5, मल्टीप्लाई करो, यही मैट्रिक्स बनेगी 2/5। क्लियर। तो देखो इसका जो 6th पार्ट है उस पे डालो HW, उसके प्रोडक्ट को तुम्हें घर पर करके देखना है। ठीक है, पहले चेक कर लेना कि प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, उसे घर पे जाके जरूर करके देखना। अगर एक भी कंपोनेंट गलत आता है तो मुझे जरूर बताना, कोशिश करना कि एक ही बार में सही है।